हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। और इससे पहले नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नए राज्यों के पुनर्गठन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए बिना देर किए हुए आज के ये क्लास को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। मूल संविधान का मतलब हुआ जब संविधान लागू हुई थी उस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 31 और 19 के 1 के F में शामिल था, ठीक है। इसे मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। तो छठा जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम क्या था, संपत्ति का अधिकार। इसे कब हटाया गया, 1978 में। किस संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। हटाकर इसे कहाँ शामिल किया गया, तो भाग 12 में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 300 के ए में। और संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 और 19 के 1 के F में शामिल था। तो पहले ये सब जो था ये संपत्ति, ये मूल अधिकार था। कुछ मौलिक अधिकार के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले मूल अधिकार की मांग की चर्चा किया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी बैठक 1931 ईस्वी में हुई थी और अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मूल अधिकारों का प्रारूप जो तैयार किए थे, ये तैयार करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मौलिक अधिकारों की सूची किस भाग में है, तो भाग 3 में है। इसकी चर्चा हम लोग भाग के बारे में स्पेशल वीडियो बनाया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आइए मैं 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है। एक है दोस्तों समता या समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में की गई है, ठीक है। अब कहेंगे सर तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 क्या है, कहाँ गया है। तो अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्यों की परिभाषा के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्य किसे किसे समझा जाएगा। तो राज्य के रूप में आप केंद्र सरकार देख सकते हैं, राज्य सरकार होगा, स्थानीय स्वशासन होगा। इसके अलावा वह ऑथोराइज संस्थान या कंपनियां जो केंद्र सरकार के अधीन आता है वो सब किसके अधीन आएगा, राज्य माना जाएगा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की चर्चा की गई है। जबकि हम बात करें अनुच्छेद 13 के, अनुच्छेद 13 यह कहता है दोस्तों कि जो भी कानून सरकार बनाती है अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकार में कमी लाती है तो उसे शून्य माना जाएगा, उसे ये वह कानून स्वतः रद्द हो जाएगी, अनुच्छेद 13 कहता है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि समता या समानता का अधिकार का चर्चा कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक ये समता या समानता का अधिकार। अभी इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 14 में क्या है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बारीकी से देखते हैं कि कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। और छठा ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब आप कहेंगे सर ये 31 कहाँ गया, तो 31 को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया था, एक कानूनी अधिकार बनाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के ए में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। इसे क्रम से आप याद रखेंगे, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये नहीं कि शोषण का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद भी आपको याद हो जाएगी, आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग समता या समानता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बारी बारी से। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 14 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, आइए चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि का मतलब होता है कानून। कानून के नज़र में सब क्या है, समान है। यही यहाँ लिखा है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा और समान रूप से लागू करेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 कहता है। ये जो व्यवस्था लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कौन सी व्यवस्था किस के संविधान से लिया गया है, ये भी मैं विदेशी स्रोत के रूप में आपके बीच में वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो संविधान का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर कई वीडियो डाला गया है जिसमें विदेशी स्रोत देखेंगे तो वहाँ पर सब बताया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 15 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मूल रूप से कितनी बातों पर चर्चा किया गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी कि 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। छठे आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे शिक्षा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आप वहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है कि कम से कम बीए होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बीए वाले जो इंटर में है, इंटर पास किए, वो भी ये फॉर्म भरना चाहेंगे तो कहेंगे देखिए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकता है कि यूपीएससी वाला जो फॉर्म है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी वाले भरेंगे और मुस्लिम वाले नहीं, यानी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है।
इसके अलावा मूल वंश, जाति, कोई जाति के लेकर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ना ही लिंग को लेकर भेदभाव, न जन्म स्थान के लेकर भेदभाव। यानी क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 15 में क्या है, तो 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कौन कौन? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। छठा है दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता यानी कि राज्य के अधीन नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। ये कहाँ का, कौन सा अनुच्छेद का था दोस्तों? अनुच्छेद 16 का था। इसमें कुछ अपवाद भी दोस्तों। अपवाद में है कि जो निम्न कैटेगरी के जाति हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग, ये सबको विशेष प्रावधान के तहत ये नौकरी में छूट दी जाती है, जिसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद 16 कहता है। तो अनुच्छेद 16 को कैसे याद रखना है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। 17 कहता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, यानी कि यहाँ पर छुआछूत की बात किया गया है। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि इसको खत्म करना, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जैसे अगर कोई काला व्यक्ति है और एक गोरा व्यक्ति है, तो ये गोरा व्यक्ति काला व्यक्ति को ये कह के हमेशा चिढ़ाता हूँ या हमेशा किसी तरह से इसे टॉर्चर किया जाता है, तो ये जो अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, ये दंडनीय अपराध है। यानी किसी भी तरह से छुआछूत नहीं किया जा सकता है, या फिर कोई उच्च वर्ग के व्यक्ति हों और फिर ये निम्न वर्ग के व्यक्ति हों, इसे भी आप छुआछूत के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात की गई है। उपाधियों का अंत, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य उपाधियां राज्य नहीं देगा। यानी कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि राज्य नहीं देगा। ठीक है। भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि लेता भी है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लेता है। यानी कोई भी उपाधि नहीं लिया जा सकता है। जैसे अंग्रेज के शासनकाल में दोस्तों दिया जाता था, राय बहादुर की उपाधि दिया जाता था। तो इसके अलावा आपका देखते होंगे हमारे गांधी जी को कई प्रकार की उपाधियां मिली है, जैसे राय की उपाधियां, ये सब उपाधियां जो है आपका अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं माने जाते हैं। ऐसे भी आप देखते होंगे कि नहीं लिखता है सामान्यतः कि भारत रत्न फलना फलना, है ना, कोई किसी का नाम, यानी उपाधि के तौर पर इसे यूज नहीं किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में था। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। अब हम लोग चर्चा करते चलते हैं बारी बारी से। तो पहले हम जानते हैं कि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी अनुच्छेद ये 19 के अधीन। अब कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं। अनुच्छेद 19 के F के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। किस संशोधन के द्वारा? तो संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। पहले ये कितने तरह के थे? 7 तरह के। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जो कि 19 के F में था, है ना, F में था। आप जानते हैं कि ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ कहाँ है, यानी कि क्या क्या स्वतंत्रता है। तो 19 के A, B, C, D, E, हाँ ध्यान रहे F नहीं होगा क्योंकि F को 1978 में हटा दिया गया, डायरेक्ट 19 के G में आ जाएगा। इसको याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप याद रखेंगे। मान लिया जाए कि कोई एक व्यक्ति है, वो कुछ बोलना चाहता है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति आवाज़ अगर उठाना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अपनी अभिव्यक्ति को रखने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा? बोलेगा। यानी वाक करने की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी सबसे पहले वो बोलेगा। अगर उसके बाद भी उस व्यक्ति का कोई निदान नहीं किया जाता, यानी कुछ वो बोलना चाहता है, कुछ अपना काम करवाना चाहता है सरकार से, तो पहले वो बोलेगा। बोलने के बाद अगर नहीं समझे तब वो क्या करेगा? सभा बुलाएगा। लेकिन सभा में ध्यान रहे कि शांतिपूर्ण हो और निरस्त्र हो, ऐसा नहीं कि लाठी पैना लेके सभा बुलाएं। यानी सबसे पहले यानी अनुच्छेद 19 के A में बोलने की स्वतंत्रता है। फिर सभा करने की स्वतंत्रता है। क्या करने की स्वतंत्रता है दोस्तों? सभा बुलाने की स्वतंत्रता, यानी सभा बना सकता है, संगठन सभा बना सकता है छोटा सा। उसके बाद में इसके बाद भी अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हो तो कोई संघ या संस्था बना सकती है, संघ या संस्था बना सकती है। यानी पहला में अनुच्छेद 19 के A में बोलने की स्वतंत्रता, फिर सभा बनाने की स्वतंत्रता, सभा, है ना, फिर संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद भी अगर इसकी सुनवाई नहीं हो तो फिर ये क्या करेगा कि आवागमन कर सकता है, यानी कि घूमने की स्वतंत्रता। आप यहाँ रख सकते हैं, आवागमन का मतलब घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के D में है। फिर 19 के E में कहता है कि अगर घूम के नहीं हो तो कहीं पर वो क्या कर सकता है? बसेगा। कहीं पर क्या कर सकता है? निवास करने की स्वतंत्रता। क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? निवास करने की स्वतंत्रता। ये कहाँ है? अनुच्छेद 19 के E में। उसके बाद में क्या था कि अगर वो रहेगा तो खाएगा पिएगा कैसे? तो उसे व्यापार, पेशा और जीविका की स्वतंत्रता भी दिया गया है। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको इस तरह से आप याद रखेंगे कि 19 के A में बोलने की स्वतंत्रता। आप सिर्फ ये ABCD आप खुद लगा लेंगे F छोड़कर। पहले लोग बोलेगा, बोलने पर नहीं सुनवाई होगी तो फिर ये क्या करेगा? सभा बुलाएगा। सभा से भी नहीं होगा तब वो संगठन का निर्माण करेगा या फिर कोई
संघ का या संस्था का निर्माण करेगा, उससे भी नहीं हो तो घूम घूम के वो प्रचार प्रचार करके करेगा, और उसका आदमी घूम घूम के थक गया तब वो क्या करेगा, निवास करेगा कहीं, यानी देश में कहीं भी निवास, रहने की स्वतंत्रता, और रहेगा तो खाने पीने के लिए व्यापार पेशा और जीविका की स्वतंत्रता ये ढूंढेगा। ठीक है, इनकी जीविका करेगा। ये कैसे याद रखेंगे, 19 के ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के बी में है शांतिपूर्ण और निरस्त सभा की स्वतंत्रता, 19 के सी में संघ संस्था बनाने की स्वतंत्रता, और डी में है देश में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी घूमने की स्वतंत्रता। आप घूमेगा तो फिर आप थक गया तब रहने की स्वतंत्रता, यानी देश में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। और फिर जी में है दोस्तों व्यापार पेशा एवं जीविका की स्वतंत्रता। दोस्तों हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले 6 प्रकार की स्वतंत्रता को आप अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में ही सम्मिलित है। ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 20 कहता है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 20 के तहत अपराधियों को 3 तरह के संरक्षण दिया गया है, इनकी सुरक्षा दिया गया है। कौन सा क्या कहा है दोस्तों, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो। जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दिया हो तो उसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो। ऐसा नहीं कि एक बार मर्डर किया, वो घर आया छूट के अपना सजा को काट के, अब फिर दबंगई कोई व्यक्ति है कहे कि वही सजा वही अपराध के लिए फिर तुम्हें सजा दिया जाएगा, तो ये नहीं है। ये अनुच्छेद 20 उसको संरक्षा देती है। ठीक है, दूसरा कहता है अपराध के समय जो कानून था उसी कानून के अनुसार सजा देना है। जैसे मान लिया जाए कि कोई अपराध 2007 में हुई है और उसका फैसला सुनाते सुनाते 2000 मान लिया जाए, अभी 2025 आ गया हो, तो उस समय जो 2007 में जो कानून था उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगी। 2025 के अनुसार वो सजा भले बढ़ गया हो, लेकिन 2025 के अनुसार वो सजा नहीं मिलेगी। इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 20 में की गई है। अब फिर तीसरा जो संरक्षा दिया गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी अपराधी हो, जैसे आप देखते होंगे कि पुलिस के द्वारा उसे पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गलती किया भी नहीं हो या फिर गलती किया भी हो तो पीट पीट कर उसे आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर वो गढ़ता है, खुद से स्वीकार करता है तब तो ठीक है। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत अपराधियों को दिया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत कौन कौन, अपराध के लिए एक ही बार सजा, यानी कि दोहरी सजा नहीं मिलेगी। अपराध के समय जो कानून था उसी के अनुसार सजा दी जाएगी, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सब की चर्चा कहाँ की गई दोस्तों, अनुच्छेद 20 के तहत की गई है। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला हमने देखा कि अनुच्छेद 19 में स्पेशल 6 प्रकार की स्वतंत्रता, फिर 20 में है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 को। ठीक है, 21 से पहले कुछ फैक्ट आ गया दोस्तों, उस फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार इसको ऊपर में ही रहना चाहिए था, थोड़ा सा रीअरेंज हो गया है तो आप उसे थोड़ा सा सहज करेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार का सामान्य तथ्य, कुछ फैक्ट है, ये बोल दिए हैं, हालांकि एक बार पढ़ लेते हैं हम। क्या कहता है कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बताया गया है कि संविधान कहाँ से लिया गया, ये मौलिक अधिकार तो अमेरिका के संविधान से। इनका वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में, सब चर्चा कर दिए, बस ये रिटेन में है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, फिर क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी कि अनुच्छेद 352 आगे चर्चा करेंगे हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अनुच्छेद 21 यानी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। यानी कि ये 21 ही नहीं 20 भी है, 20 और 21 दोनों को। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, टाइप नहीं हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 20 आप देखे थे, अपराध की दो सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 21 आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यार 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी स्थगित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सभी मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इस पर राज्य युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि बोलने की स्वतंत्रता है तो कुछ भी बोले जाएं, किसी को गाली दे दें और कहें कि हम गाली क्यों दिया गया है तो बोलने की स्वतंत्रता है, ऐसी बातें नहीं। इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है सरकार। ठीक है, प्रतिबंधित उचित है या नहीं ये निर्णय कौन करता है, न्यायालय करेगी, यानी कि कोर्ट करेगा इसके बारे में। अब इसकी रक्षा, इतनी जो अच्छी अधिकार है दोस्तों, इसकी रक्षा कौन करता है, इसका रक्षा हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। इसकी रक्षा कौन करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 226 के तहत इसकी रक्षा हाई कोर्ट करता है, अनुच्छेद 32 के तहत इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, यदि किसी तरह से मौलिक अधिकार का हनन होती है तो वह डायरेक्ट कहाँ पहुंच सकता है, ये न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्ट हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, पहले उच्च न्यायालय जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यानी कि ये निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां, ये विधियां ये बाद में पढ़ेंगे, हम लोग पहले देखते हैं अनुच्छेद 21। फिर से एक बार ये अरेंज हो गया है, थोड़ा सा पैसे से रखेंगे। 21 के बाद हम लोग फिर 21, 22,
शुरू से चलेंगे। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? स्वतंत्रता के अधीन ही पढ़ेंगे दोस्तों। स्वतंत्रता में हमने अभी देखा कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण था। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 कहता है। कहता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी यह ऐसा अधिकार है दोस्तों, 2 अधिकार 20 और 21, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो बिना ये इसी के अधीन कहा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अधीन ही कि आपका जीवन जीने का अधिकार, इसी को कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, अपने पसंद के व्यक्तियों से शादी करने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 के तहत ही है, ठीक है। इसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2002, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 21 के को ये ध्यान रखें दोस्तों, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और निश्चित रूप से शिक्षा दिया जाए, ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें ये प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अनुच्छेद 21 के को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 हो गया दोस्तों। अब हम लोग अनुच्छेद 22 के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है दोस्तों, गिरफ्तारी के समय में अधिकार। आपने अनुच्छेद 20 को देखा, जिसमें अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी पहले अपराध किया गया, अब बात आई इसकी गिरफ्तारी की। आप इसमें कंफ्यूज ना करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गिरफ्तारी के दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी गिरफ्तारी के समय क्या क्या उसको संरक्षा देती है हमारे संविधान के मूल अधिकार। कहता है गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अब तो कहा गया कि लिखित में कारण बताना होगा कि आपने गिरफ्तार किसको किया। उस समय तक में तो पहले तो आपका सिर्फ मौखिक ही बताया जाता था कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब तो अभी संशोधन कर दिया गया है, जिसमें लिखित में बताना होगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा आपको पुलिस को। फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। ये जो समय दिया गया है दोस्तों, जिसमें कि यात्रा का समय, इसमें यात्रा के समय को छोड़कर बताया गया कि 24 घंटे के अंदर इसे मजिस्ट्रेट के समय पेश किया जाएगा। और फिर तीसरा है पसंद के वकील को, ये वकील से परामर्श दिया जाएगा, है ना। तो ये अपने पसंद के वकील रख सकता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 22 कहता है। कैसे ध्यान रखेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी का कारण बताना है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ये पेश करना है और अपने पसंद के वकील को रख सकते हैं, यानी पसंद के वकील से परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर कुछ निरोध कानून है, जिसमें कि कारण बताना उचित नहीं समझा जाता है और कहाँ रखा गया ये भी नहीं बताया जाता है, ठीक है। निरोध यानी प्रिवेंशन डिटेंशन, ठीक है। अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में है उल्लेख किया गया। अपराध से पहले रोकथाम के लिए इसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे आप कभी सुने होंगे कि गुप्त सूचना के द्वारा पता चला कि कोई स्टेशन को उड़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो, अब बोलिए, अगर वो क्या करेगा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा, तो कोई अगर गिरफ्तार करने गया और इसे पब्लिक कर दी सरकार कि वहां पर ये स्टेशन उड़ाने की बात की जा रही थी, तो वो जनता के बीच में भय की संभावना रहेगी और इससे माहौल खराब हो जाएगी। इसलिए निरोध के तहत अनुच्छेद 22 के जो पालन बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो ये अपराध से पहले की घटना है, उसे चुपचाप से क्या करेगी पुलिस? गिरफ्तार करके अपने हिरासत में ले लेती है, ठीक है। जब तक कि इसकी तिथि खत्म नहीं हो जाती है, फिर जज का क्या बैठता है, आपका कमेटी बैठती है, उसके आधार पर उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ लिखा प्रावधान, सरकार केवल 3 माह तक निरोध कर सकती है, 3 माह तक वो कहीं भी गिरफ्तार करके रख सकती है। 3 माह से अधिक रखने के लिए इसे सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। निरुद्ध व्यक्ति को कारण बताए जाएंगे, लेकिन लोकहित के विरुद्ध तथ्य छिपाए जा सकते हैं। आपको बताए थे कि उसे बताएगा, लेकिन ये लोकहित को देखते हुए इसे छिपाया भी जा सकता है। निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन का अवसर देना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब जहां से हम छोड़े थे वहां पे आते हैं, फिर से शुरुआत करेंगे। कहां छोड़े थे दोस्तों? 20 के पास आपको ले जाकर हम छोड़ दिए थे, ठीक है। निरोध कानून के बारे में अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लेना ये जरूरी है। निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां कौन कौन सी विधियां थी, एक बार रीडिंग करते हैं। निरोध अधिनियम 1950, भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निरोध अधिनियम पारित किया। उद्देश्य क्या था? राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1951 को समाप्त होना था। समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया गया और अंततः 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया, ठीक है। ये उतना ध्यान में नहीं रखने का है। मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके प्रतिकूल था, इसी कारण अप्रैल 1979 में इसे समाप्त कर दिया गया मीसा को। ये ध्यान से रखेंगे कि मीसा कब आया था? 1971 में आया। कब समाप्त हुआ? 1979 में। ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974, जिसको हम लोग कॉफे पोसा कहते हैं। प्रारंभ में तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। अगला है दोस्तों NSA,
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू, लेकिन वर्तमान में सब राज्य में लागू है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। अब 370 को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसे हम लोग टाडा कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यह सबसे अधिक प्रभावी एवं सर्वाधिक कठोर कानून माना गया है। 23 मई 1995 को इसे भी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। पोटा, पोटा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, ये 25 अक्टूबर 2001 को लागू हुआ। यह टाडा का ही एक रूप था जिसको अभी आपने देखा। इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुट प्रतिबंधित किए गए, बिना आरोप पत्र 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकता है। 28 मार्च 2002 को अधिनियम बना और 21 सितंबर 2004 को समाप्त हो गया। ये था निरोधक कानून, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में हमने देखा, इसके तहत निरोधक कानून भी देख लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या चर्चा करेंगे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत हम लोग कितने अनुच्छेद पढ़ेंगे, 2 अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम का निषेध, उल्लंघन दंडनीय अपराध है। मानव के व्यापार, पहले क्या होता था कि मानव का ही व्यापार कर दिया जाता था। कहीं कोई व्यक्ति कमाने के लिए बाहर जाता था तो उसे क्या किया जाता था, बेच दिया जाता था। अर्थात ये कहा जाए कि मानव जिस कंपनी में वो काम वो करता था, लेकिन पैसा कोई और लेता था, है ना, मानव व्यापार। बेगारी कराना, यानी कम पैसे में ही काम करवा लेना, वो बेगारी कहलाता है। बालात् श्रम करने का मतलब हुआ कि इसे बलपूर्वक किसी से कम काम करवाना, उसे बालात् श्रम कहा जाता है। बाल श्रम इसे नहीं समझेंगे, इसे कहते हैं हम लोग बलपूर्वक किसी से काम लेना। ये दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 23 के अधीन, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि राष्ट्रीय सेवा हेतु बाध्य किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। अगर राष्ट्र की सेवा की बात रहेगी तब आप स्वतः ही, ऐसे भी राष्ट्रीय भावना के तहत आप देखा जाए तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए हर जनता तैयार रहती है, इसके लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 23 में बालात् श्रम है, जबकि हम बात करें अगर अनुच्छेद 24 में, तब इसमें बाल श्रम की बात की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं इसको कि बाल श्रम पर प्रतिबंध किया गया। किसके तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। 14 वर्ष से कम उम्र को बालक माना गया है। इससे कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में काम में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। ये था ये। अब दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग अगला देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या कहते हैं दोस्तों, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अर्थात धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को कौन सा धर्म हम मान सकते हैं, हिंदू धर्म मान सकते हैं, मुस्लिम धर्म मान सकते हैं, सिख धर्म मान सकते हैं, ईसाई धर्म मान सकते हैं, उस पर कोई भी व्यक्ति दबाव नहीं बना सकता है। आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण करने का मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि नाच गाकर वो आचरण करता है, यानी कि ईश्वर से जुड़ने के प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति मौन धारण करके प्रयास करते हैं, कोई व्यक्ति भजन के साथ मौन धारण ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये सब स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 25 के तहत। प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। अगला है दोस्तों 26 में कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, इसके मैनेजमेंट प्रबंधन कर सकता है। संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 26 में। धार्मिक 27 कहता है कि धार्मिक कर देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकता है। राज्य किसी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हाँ, स्वेच्छा से आप दे सकते हैं। आप देखते होंगे कि सामान्य रूप से कि गांव भर में रोड पे आके लोग लाठी पहना लेके खड़े होता है, कहता है चंदा दीजिए। तो ये जो चंदा है ये बाध्य नहीं कर सकते हैं। स्वेच्छा से अगर व्यक्ति देता है तब आप स्वीकार करेंगे, तब आप देगा तब ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। ये संरक्षण देते हैं अनुच्छेद 27। 28 कहता है दोस्तों कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित का मतलब नहीं, कोई ऐसा संस्थान नहीं होगा जिसमें कि सरकार क्या करती है, पूर्ण रूप से शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के ये आपका नहीं दे सकती है। जैसे आप देखते होंगे कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कि कोई गीत गाया जाता है, कोई प्रार्थना के रूप में देखते होंगे, तो वहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति हैं, तो उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप इस धर्म, हो सकता है कोई मुस्लिम व्यक्ति हो और वो हिंदू धर्म का प्रार्थना हो रहा हो, तो वह उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। वो शामिल हो भी सकता है, शामिल नहीं भी हो सकता है। अगला है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये 5वां अधिकार आपका है, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसमें चर्चा किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 की, ठीक है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। अब अल्पसंख्यक के अधीन 6 समुदाय आते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देख ही लेते हैं कि अल्पसंख्यक के अधीन कौन कौन आते हैं। तो हिंदू छोड़कर मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये सब अल्पसंख्यक समुदाय के अधीन आता है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति सुरक्षित रख सकता है। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है कि अपनी भाषा को रक्षा करने के अधिकार है, अपनी लिपि को सुरक्षा करने का अधिकार है, संस्कृति को सुरक्षा करने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 के तहत। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 30 में कहता है कि अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है, ठीक है।
सरकार अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी, इसको सरकार अनुदान भी देगी। यानी पहला में था भाषा, लिपि और संस्कृति की आरक्षा करेगा, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक। 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है और संचालित भी कर सकता है, ये अनुच्छेद 30 कहता है। और आखिरी अनुच्छेद है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तब तो आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तावना। ध्यान रहे दोस्तों, संविधान का आत्मा की बात करेगा तब हो जाएगा प्रस्तावना। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया रहेगा तो अनुच्छेद दिया रहेगा। वो अनुच्छेद क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 होगा। ठीक है, इसके तहत क्यों कहा गया है उपचार, उपचारों का अधिकार। उपचार कब किया जाता है, जब पीड़ित होती है कोई व्यक्ति। अपना उपचार डॉक्टर के पास कब कराते हैं, जब वो बीमार होता है, पीड़ित होता है, किसी ढंग से वो उसे सताया जा रहा है, परेशानी हो रही है। तो ये जो उपचार की बात करती है दोस्तों, कि खास करके जो फंडामेंटल राइट दिया गया इतना, इसका उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये उपचार देने का कार्य करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32। इसीलिए अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहे हैं। अब ये उपचार के तहत क्या करती है, और ये उपचार कौन देगा आप ये बताइए। तो ये उपचार देगा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों मिलकर आप उपचार देता है। ये दोनों रीट जारी करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने की अधिकार है। वो रीट कौन कौन सा है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और एक क्या है दोस्तों, अधिकार परीक्षा। अब देखते हैं हम इसके बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है आपके पास शरीर है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा जब कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो या कोई निजी भी व्यक्ति हो, वो किसी को अपहरण कर लिया हो, अर्थात वो मिल नहीं रहा है, तो उसके तहत ये न्यायालय के द्वारा हेबियस कॉर्पस जारी किया जाता है कि शरीर को जल्द से जल्द क्या कर दी, प्रत्यक्ष कीजिए हमारे पास। दूसरा दोस्तों परमादेश, यानी मेंडेमस। हम आदेश देते हैं कि, परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं कि ये न्यायालय जो है अपने सरकारी अधिकारी जो होते हैं उसके लिए ये जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख, ये रोकना। प्रतिषेध उत्प्रेषण, ये दोनों दोस्तों न्यायालय से संबंधित हैं। ये दोनों न्यायालय से संबंधित हैं, न्यायालय से संबंधित हैं। ये कौन कौन, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध लेखन ये रोकना होता है, उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित करना या सूचना देना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करती है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि अधिकार परीक्षा क्यू वेरेंटो। इसमें कहता है किस अधिकार से पद धारण किया है। यानी कि आप देखते होंगे सामान्यतः आप कभी ट्रेन में चलते होंगे तो टिकट चेक करने का अधिकार किसको है, टीटी को है, टीटीई को है या टीसी को है। ठीक है, ये अधिकार है कि वो टिकट चेक कर सकता है। लेकिन आप देखते हैं कहीं कहीं पर कि आरपीएफ भी मांग लेता है कि टिकट है, तो आप बोल सकते हैं कि आप किस अधिकार से टिकट मांग रहे हैं। आपको सुरक्षा करने का कार्य किया दिया गया, ये अधिकार टीटी को है, टीसी को है, आरपीएफ को नहीं। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति दरोगा है और वो पावर दिखाता हूँ एसपी का, एसपी जैसा ट्रीटमेंट करता है, तो उसमें भी, उसके लिए भी अधिकार परीक्षा ये रीट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये लेक्चर यहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये सब क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और संभवतः शाम तक आपके बीच में डीपीएससी का भी लेक्चर आपके बीच में मैं अवेलेबल कराने का प्रयास करूंगा, नहीं तो फिर मॉर्निंग में आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।